Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta. I did my undergraduation from AIMS New Delhi, and after that I did my MD in Pediatrics again from AIMS Delhi, and I'm currently pursuing my DM in Pediatric Oncology from AIMS Delhi. So this is the NCERT based Human Physiology series, part 3. So we were on the chapter Body Fluids, and in this video we'll be discussing about blood groups. More specifically, we'll be discussing about the ABO blood grouping. I will be covering RH grouping in the next video. So what is basically ABO blood grouping and everything? So what happens is कि जो हमारे RBCs होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, they are formed elements में the major component is RBCs. कितने थे RBCs? Just for revision sake, there were 5 to 5.5 million RBCs per mm cube of blood. Per ml of blood there are 5 to 5.5 million RBCs. इतने सारे होते हैं. So basically जो blood grouping का concept है, what that concept basically goes is कि हर RBC के ऊपर, हमारे शरीर के जितने भी आरबीसी हैं, उन हर आरबीसी के ऊपर दे समथिंग कॉल्ड एज एंटीजन. एक्चुअली हमारी हर बॉडी के किसी भी चीज़ के ऊपर ना एक एंटीजन होता है, एंड एसेंशली हर एनिमल के ऊपर जो भी उसके होते हैं सरफेस के ऊपर सम फॉर्म ऑफ एंटीजन्स होते हैं. ये एंटीजन्स होते क्या हैं? एंटीजन्स होते हैं वो केमिकल्स जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है. ये तो बड़ा अजीब सा हो गया कि कोई भी चीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है. बेसिकली वो एंटीजन हो गया. मतलब एंटीजन इज डिफाइंड बाय द फैक्ट कि उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है. नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली एंटीजन इज समथिंग विच विल इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स. अगर कोई चीज़ एंटीजन है, वो अगर तुम किसी और चीज़ के अंदर डालो, है ना, लाइक लेट्स से कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है ना इनसे लड़ने की. तो वो कैसे आती है? बिकॉज इन चीज़ों के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं. उन एंटीजन्स को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है. ये एंटीजन्स क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. और वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन से क्या बनता है? उस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं. और ये हमारे खुद के बॉडी के भी होते हैं, सेल्फ एंटीजन भी होते हैं. पर हमारी बॉडी ये रिकॉग्नाइज कर पाती है कि सेल्फ एंटीजन्स क्या हैं और बाहर के एंटीजन्स क्या हैं. तो वो सेल्फ एंटीजन्स को हार्म नहीं करती और बाहर के एंटीजन्स को हार्म करती है. उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है. दैट्स वाई हम लोग खुद के बॉडी के एंटीजन्स की वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होती. बट जो बाहर के एंटीजन्स हैं, वायरस के, बैक्टीरिया के, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उनके को हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय करती है एंटीबॉडीज़ बना के. तो जो हमारी बॉडी में आरबीसीज हैं, उनके ऊपर जो एंटीजन होता है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं बेसिकली, जिसके ऊपर ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड है. उसके ऊपर या तो ए एंटीजन हो सकता है. अगर उसके ऊपर ए एंटीजन हुआ तो मेरे को ये बताओ, ए एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनती है? एंटी ए बनेगी. ठीक है. या तो उसके ऊपर बी एंटीजन हो सकता है. उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी. ये मैंने जो अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया कि कोविड के अगेंस्ट. और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये तुम एनसीईआरटी क्या है 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में पढ़ लोगे. हो सकता है काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया हो, मेरे से रिविजन वीडियोज़ ही देख रहे हो. तो बेसिकली एंटीबॉडी में ना एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है. यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस इन द 12th स्टैंडर्ड. तो बेसिकली किसी भी बॉडी के जो सेल है उसके ऊपर ये एंटीजन हो सकता है, उसके ऊपर ये एंटीबॉडी लग जाएगी अगर उसके एंटीजन के अगेंस्ट है. और ये जो है फैगोसाइट्स और इम्यून सिस्टम हमारा रिकॉग्नाइज कर लेगा और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा. एक टाइप से रिकॉग्निशन हो रही है. अच्छा, ये एंटीजन था, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी. इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. या तो फैगोसाइट्स जो है हमारे न्यूट्रोफिल्स और हमारे मोनोसाइट्स उसको खा जाएंगे, या इम्यून सिस्टम किसी और मैकेनिज्म से उसे डिस्ट्रॉय कर देगा. तो मुझे बताओ, अगर एक ह्यूमन बॉडी में अगर हमारे पास ए एंटीजन वाले आरबीसीज हैं, मतलब वो ए ब्लड ग्रुप का जो बंदा है, उसके अगेंस्ट क्या एंटी ए एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं? नहीं, वो तो अपने ही बॉडी को मार देगा, है ना. तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? उसमें होती है एंटी बी एंटीबॉडी. ठीक है. तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा है जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है वो ए है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में बेसिकली वो एंटी बी होती है. एंटी ए हो ही नहीं सकती. अगर एंटी ए होती तो अपने ही आरबीसीज को मार चुका होता. तो ये थोड़ा ना चाहते हैं हम लोग. हम तो चाहते हैं कोई और से आए तो उसको मरे, है ना. यही हमारा कंसेप्ट है ना हमारी बॉडी का, कि जो फॉरेन चीज़ें हैं, द थिंग्स विच आर फॉरेन, दे आर रिकॉग्नाइज्ड by our body and they are killed, not your own self antigen or your own self body. सेल्फ को हम तो नहीं पहुंचाना है. तो अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा होगा? वो ए होगा. और एंटीबॉडी क्या होगी बॉडी में? वो होगी एंटी बी. एंटी ए नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना,
क्यों? क्योंकि वो खुद को ही रिकॉग्नाइज करके मार देंगे, खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर मान लो ब्लड ग्रुप बी हुआ तो जो ये आरबीसी था, जो हमने आरबीसी बनाया था, ये आरबीसी जो था, इसके ऊपर जो एंटीजन हुआ वो बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी हो सकती है? नहीं ना, एंटी ए होगी। सो दिस विल बी एंटी ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी होता है कई जगह पे और बी एंटीजन भी होता है। तो एंटीजन कौन सा हुआ? ए भी होता है, बी भी होता है। अब ना एंटी ए एंटीबॉडी बन सकती है ना एंटी बी बन सकती है, क्योंकि अगर एंटी ए बनती तो भी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती, अगर एंटी बी बनती तो भी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती। तो इसमें इसकी बॉडी में एंटीबॉडी कुछ नहीं होती। और एक ब्लड ग्रुप होता है जिसमें सरफेस पे कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो इसको एक्चुअली में ना लेबल बताऊं क्या किया था, इसको बोला गया था जीरो। जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं है, वो बोलने बाद में लग गए ओ। इफ यू एक्चुअली गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप्स यू विल रियलाइज कि बोला जीरो गया था बट दैट बिकेम ओ बिकॉज कुछ था नहीं उसके ऊपर, खाली था एसेंशली। पर क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, इन लोगों की बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों होती हैं, वो एंटी और एंटी भी दोनों होती हैं। फिर से रिवाइज करें एक बार जल्दी से। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो सरफेस पे एंटीजन ए है, अब ए को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो बॉडी में एंटी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो सरफेस के ऊपर बी होगा बट बॉडी में फिर एंटी बी नहीं हो सकता, बॉडी में एंटी ए होगा। अगर ए बी है तो सरफेस पे दोनों चीज़ें हैं, ए भी होगा बी भी होगा, पर फिर बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना सकते। और अगर सरफेस पे कुछ है ही नहीं तो दोनों बना दी तुमने, एंटी ए भी बना दी और एंटी बी भी बना दी। समझ आ गया एंटीबॉडीज का कंसेप्ट? आई होप यू गाइस हैव क्लियर्ड इट। अब आते हैं ये ब्लड ग्रुपिंग की कंपैटिबिलिटी के, किससे किसको ब्लड दिया जा सकता है। अब इमेजिन कर लो कि ए ब्लड ग्रुप है, उसके प्लाज्मा में या उसके बेसिकली ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी बी बनी हुई है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को तुमने बी ब्लड ग्रुप का खून दे दिया तो ये एंटी बी जो एंटीबॉडी है ये बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, है ना, रिकॉग्नाइज कर लेगी और फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। ए बी दे सकते हो? ए बी भी नहीं दे सकते। एंटी बी पड़ी हुई है ना, तो ए बी के ऊपर जो बी वाला पार्ट है उसको रिकॉग्नाइज करके मार देगी, फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओ दे सकते हो? हाँ, ओ दे सकते हो। एंटी बी है डेफिनेटली, बट ओ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और ओ के ऊपर अगर कुछ है ही नहीं तो एंटी बी करेगी क्या? तो दे सकते हो। इस कंसेप्ट से ओ ब्लड ग्रुप यू विल रियलाइज क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो वो किसी को भी दे सकते हो। ओ को तो दे ही सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है, क्योंकि ए के पास एंटी बी होगी वो ओ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, बी के पास एंटी ए होगा वो भी ओ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ए बी के पास कुछ भी नहीं होगा वो भी ओ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप को देखो, ए बी ब्लड ग्रुप में क्योंकि ए एंटीजन भी था बी एंटीजन भी था, ए भी था बी भी था, तो इसकी बॉडी में ना कोई एंटीबॉडी नहीं थी। अब इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं थी तो कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ही नहीं है। अब उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, तभी इट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। होपफुली तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी, ठीक है, एंड देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाते हैं। सो NCERT starts with, as you know, bloods of human being differ in certain aspects through it, although they appear similar. मतलब लगता है कि मेरा खून है तुम्हारा खून एक जैसा है पर थोड़ा डिफरेंट होता है। Now there are various types of blood grouping which can be done, but the most common ones are the ABO and H. Then they are widely used over the world. ठीक है, वाइडली यूज होते हैं। एंड वेरियस ग्रुपिंग बता रहा था तो जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज में बता सकता हूँ, डफ, केली, आई ये भी यूज़ कर रहे होते हैं कई बार। ये अगेन NCERT में नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेट्स गेट टू द थिंग जिस पे क्वेश्चन आते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। कौन से 2 सरफेस एंटीजन? मैंने बताया था ना, आरबीसी के सरफेस के ऊपर होते हैं 2 सरफेस एंटीजन हैं, या तो ए हो सकता है या बी, नेमली ए एंड बी। एंड व्हाट आर एंटीजन्स? जो मैंने एक्सप्लेन किया था, दे आर केमिकल्स दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। और ये कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी बनाने का इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अब देखो यहाँ पे तक तो ठीक था,
बट एनसीईआरटी यहाँ पे शुरू हो जाती है। एनसीईआरटी तुम्हें बता रही है कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। तो कभी तुमसे ऐसे बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटीबॉडीज आर अ टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी लिपिड, पूछा जा सकता है ना। तो आंसर क्या होगा, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज, दीज आर प्रोटीन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। ठीक है, तो एंटीबॉडी की डेफिनेशन भी तुमसे पूछी जा सकती है, थ्योरी में तुम्हारा ये पूछा जा सकता है। 11th का एग्जाम तो दोगे ही ना। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड द 4 ग्रुप्स ऑफ इज गिवन इन देयर, ये मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जो ब्लड ग्रुप होगा सरफेस के ऊपर वही वाला एंटीजन होगा। अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं हो सकती तो दूसरी एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, तो एंटी बी बन जाएगी। बी होगा तो सरफेस के ऊपर जो है वो बी होगा, पर एंटीबॉडी दूसरी बनानी पड़ेगी, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगी एंटी ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो सरफेस पे ए बी है और बी भी है, तो एंटीबॉडी वो कोई नहीं बना सकता, नहीं तो मर जाएंगे, खुद के सेल ही मर जाएंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ को ओ मत मानो, ओ को 0 मानो, तो उसके ऊपर एंटीजन कोई है ही नहीं, तो वो एंटीबॉडी दोनों है, लेकिन फिर इसका मतलब एंटी ए और एंटी बी। और ये मैंने डोनर कंपैटिबिलिटी तुमको बताई थी। ए वाले ब्लड ग्रुप को ए तो दे ही सकता है क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, ओ भी दे सकता है क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो उसकी एंटी बी को किसी पे एक्ट करेगा, कुछ मिलेगा नहीं। सेम विद बी, बी को बी दे सकता है, ओ दे सकता है। ठीक है, एकदम ऐसे हो गया। ओ जो है ओ सिर्फ दे सकता है, ले सिर्फ ओ से सकता है। ओ में देखो एंटी ए और एंटी बी दोनों हैं। अगर इसको ए ब्लड ग्रुप वाले ने दिया, अगर एक ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे में उसके जो प्लाज्मा है, उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, इसकी वजह से मान लो इस ओ ब्लड ग्रुप वाले को एक किसी बंदे ने ब्लड डोनेट किया जो कि एक्चुअली में बी था, तो ये जो एंटी बी है मार देगी। अगर ए बी था तो ये एंटी ए भी मार देगी, एंटी बी भी मार देगी, और अगर मान लो सिर्फ ए था तो ये एंटी ए मार देगी। तो इसको कोई नहीं डोनेट कर सकता एक्सेप्ट ओ वाले खुद। तो ओ वाले ना इस मामले में अनलक्की होते हैं, दे सबको सकते हैं बट ले सिर्फ ओ से सकते हैं। और ए बी वाले देखो कितने खराब होते हैं इस मामले में, वो ले सबसे सकते हैं, दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, क्योंकि उनके खुद के पास एंटीबॉडीज नहीं होती। दे किसको सकते हैं, दे सिर्फ वो ए बी को ही सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, उसने बी को दिया, बी में एंटीबॉडी कौन सी थी, उल्टी होगी ना, एंटी ए होगी, और ए बी के ऊपर तो ए लगा हुआ है और बी भी लगा हुआ है, तो ये एंटी ए ए के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ए बी वाले सिर्फ सबसे ले सकते हैं, बाकी तीनों से ले सकते हैं, बट दे वो सिर्फ ए बी को सकते हैं और किसी को दे नहीं सकते। और ओ वाले इसमें उल्टे हैं, ओ वाले इसमें उल्टे हैं। ओ ना दे सबको सकते हैं, दे आर यूनिवर्सल डोनर्स। ओ वाले जो हैं वो दे सबको सकते हैं, बट वो बेचारे ना ले सिर्फ ओ से सकते हैं। सो एनसीईआरटी क्या कह रही है, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, that's why they are called as universal donors, while people with AB blood group can receive blood from any person along with AB, so they are called as universal recipients. तो होपफुली माई वीडियो मेड द ब्लड ग्रुप्स अ बिट ईजियर फॉर यू। इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट ही है ना। और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो अच्छा दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि वो ब्लड डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैसे होती है, वो क्लम्पिंग की वजह से होती है। वो मैकेनिज्म याद रखो। If a blood group from B is given to O, then what would happen? या B is given to A, then what would happen? And options में तुम्हें 4 चीज़ें दे सकते हैं। A clumping, B immune reaction, C कुछ भी करके दे सकते हैं। तो आंसर याद रखना, क्लम्पिंग यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है। सो डिस्ट्रक्शन होगी किस मैकेनिज्म से, क्लम्पिंग से होगी। और ये टेबल तो पता नहीं कितनी बार आया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मेरे को बताने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इस टेबल को तो रटना है ही, पर इस टेबल को एक्चुअली रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझ लो। अगर एंटीजन ए है तो ए के अगेंस्ट तो खुद की बॉडी बनाएगी नहीं, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एंटी बी होती है प्लाज्मा में बॉडी। अगर बी है तो एंटी ए होगी, अगर ए बी हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर हो है तो दोनों ही बन गए। ठीक है, और ब्लड ग्रुप वही होता है जो सरफेस पे एंटीजन हो। ओ एक्चुअली में 0 था, जिसको आजकल हम ओ बोलने लग गए हैं,
इसलिए उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, 0 एंटीजन, ठीक है। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैं बोलूँगा ही, ठीक है कोई नहीं, बट डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को अच्छा लगता है अगर कोई मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स मिले एंड मेरे को लव अप्रिशिएशन मिले, एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज डेफिनेटली। एंड थैंक यू, एंड आई ट्राई टू फिनिश ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब मैं ऑलमोस्ट 1 या 2 पन्ने रोज़ कर रहा होता हूँ, आई गेट दैट, थोड़ा स्लो है, बट आई ट्राई टू फिनिश ह्यूमन फिजियोलॉजी नेक्स्ट 1.5 month। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।